डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आज का अपना टॉपिक रहेगा IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, या हिंदी में कहना चाहूँ तो समाकलित कीट प्रबंधन, समाकलित नासी जीव प्रबंधन या IPM पर्यावरण संबद्धता और नासी जीव प्रजातियों की गतिशीलता के संदर्भ में नासी जीव प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत सभी उपयुक्त पद्धतियां और तरीकों का उपयोग यथासंभव प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से किया जाता है और नासी जीवों की आबादी को आर्थिक स्तर से नीचे रखा जाता है। इसका उद्देश्य समग्र आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण कृषि के मूल्यों को अनुकूलतम कीट प्रबंधन है, न कि अधिकतम कीट प्रबंधन। IPM का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कीट जो फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस नुकसान पहुंचाने की स्थिति से निचले स्तर तक इनको प्रबंधित करें, ताकि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और कीटों का नियंत्रण भी हो जाए। IPM का अर्थ है प्रबंधन की सभी संभावित विधियों का एक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत समन्वय, जिसके कारण आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक की दृष्टि से लाभदायक सिद्ध हो। समाकलित सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को कोई किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना इन कीटों को एक आर्थिक नुकसान पहुंचाने से कम लेवल तक कंट्रोल करना। सबसे पहले कार्बनिक कीटनाशियों की खोज 1945 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के समय DDT और BHC की हुई। ये मैंने बता दिया आपको, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन और BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड जैसी कीटनाशियों का विकास है वो हुआ था। तो ये कीटनाशी दवाइयाँ हैं जो आपके क्लोरोनिक हाइड्रोकार्बन कीटनाशियाँ हैं जो कीटों को नष्ट करने का काम करती है। तो इन दोनों यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का उपयोग बड़े स्तर पर फसल के नाशक कीट एवं मच्छरों के नियंत्रण के लिए करना शुरू कर दिया। 1960 के दशक में इन कीटनाशियों का प्रयोग अंधाधुंध होने लगा, जिसके कारण इसके प्रभावी एवं उपयुक्त परिणाम मिलते हैं। इसके बाद इसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए, जैसे कि कीटों द्वारा कीटनाशियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न होना। अब क्या हुआ कि BHC और DDT का इतना प्रयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया कि उससे कीटों का नियंत्रण एक बार तो बढ़िया ढंग से हो पाया, लेकिन क्या हुआ कि ज़्यादा इसका प्रयोग होने लगा तो कीट उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में सक्षम हो गए। ठीक है, तो इसमें कीट इन BHC और DDT के विरुद्ध में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, हानिकारक कीटों के साथ साथ परजीवी एवं परभक्षी कीट भी नष्ट होने लगे। फल, सब्जी और अनाज के नाशक कीट अवशिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में उपस्थित रहना, पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता था, जिसके कारण वातावरण दूषित होता था। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए IPM के कार्यक्रम को विकसित किया कि फसल के जो लाभदायक कीट है उनको भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। मृदा में कीटनाशी कई वर्ष तक
जहर के रूप में रहते हैं, जिसके कारण मृदा प्रदूषण और मिट्टी में लंबे समय तक पड़े रहते हैं। तो ये अविघटनीय के रूप में काम करते हैं। अविघटनीय मतलब किसी के द्वारा विघटित नहीं होते। तो ये जैसे ही बारिश होती है तो ये कीटनाशी दवाइयाँ जल के साथ भी किया करती है, और ज़्यादा पानी जब खेतों में बरता है तो ये इंसेक्टिसाइड जल के साथ भी क्रिया करके जलाशय जैसे झील, तालाब इसके अंदर बह करके चले जाते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण इन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव का जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो गड़बड़ा जाता था। सर्वप्रथम सन 1956 में बार्टलेट ने समाकलित नाशक कीट नियंत्रण IPC इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया। उसके रासायनिक नियंत्रण उपायों के साथ साथ जैविक नियंत्रण के कारकों का भी सम्मिश्रण है। वर्ष 1970 में गियर ने नाशक कीट प्रबंधन शब्द का प्रयोग करते हुए इसे IPM का प्रयोग करते हुए परिभाषा को प्रतिपादित किया। IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। खाद्य एवं कृषि संगठन 1967 की विशेषज्ञ समिति के अनुसार हम समाकलित नाशक कीट नियंत्रण को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि ये IPM की परिभाषा में बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। नाशी कीट प्रजाति की समष्टि, गति की तथा सपारिस्थितिकी तंत्र के वयनों तक सभी संभावित विधियों का सुसंगत समन्वय को इस प्रकार से उपयोग करना कि नाशी कीट समष्टि का स्तर आर्थिक क्षति सीमा से नीचे। डॉक्टर रे एफ स्मिथ, डॉक्टर पेरी एडकिसन का समाकलित नाशक कीट प्रबंधन की उनके इस नवीन कार्य की संकल्पना, विकास एवं क्रियान्वयन हेतु 1997 में विश्व खाद्य पारितोषिक प्रदान किया, जिसे घातक विषैले कीटनाशियों के उपयोग में भी कमी की गई। इसके अंतर्गत ये माना गया कि केवल कीट ही खेत में उपस्थित मात्रा से ये नहीं माना जाए कि आर्थिक हानि होने वाली है, लेकिन किसी कीट विशेष की संख्या यदि एक स्तर से नीचे रहती है तो किसी भी अवस्था में आर्थिक हानि नहीं पहुंचाती। अतः कीटनाशी का उपयोग खेत में कीटों के दिखाई देते ही नहीं करें, बल्कि एक स्तर पर उन्हें खेतों में बर्दाश्त करना चाहिए। जब कीटों की संख्या का स्तर आर्थिक दहलीज स्तर जिसे कहते हैं उनसे ऊपर पहुंच जाए, तब इन हानिकारक DDT और BHC का प्रयोग आपको करना चाहिए। ये है IPM का मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि आपके खेत में 10-12 कीट आए, ये पूरी फसल को चौपट कर लेंगे। अब एक दहली आवर्ती होती, कीटों की दहली आवर्ती का मतलब हुआ कि एक निश्चित संख्या से अधिक इनकी संख्या बढ़ने लगे, तब ही आपको इनका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। किसका? BHC और DDT का। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ये होगा कि ये पारिस्थितिक तंत्र को डिस्टर्ब करेगा, लाभदायक कीटों को भी नष्ट कर देगा, जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं उनको भी मार देगा, और इसके अलावा इसके जो मित्र कीट होते हैं, फसल के मित्र कीट होते हैं, पूरी उस खेत की खाद्य श्रृंखला को भी डिस्टर्ब करने का कार्य करते हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जब भी आपको कीटों की संख्या अधिक दिखाई दे तब आप उसका प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। यही है आपका IPM। समाकलित नाशक कीट प्रबंधन का उद्देश्य
आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण मूल्यों को ध्यान में रखते हुए नाशक कीट संख्या को एक विशेष स्तर तक बनाए रखना, न कि उसका बिल्कुल ही उन्मूलन करना। बिल्कुल आपको इसको नष्ट भी नहीं करना, नष्ट कर दोगे तो इकोसिस्टम कैसे चलेगा? जैसे कि घास को कौन खाता है? टिड्डा को कौन खाता है? मेमना कौन खाता है? बाज इस प्रकार से। तो ये एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका पूरा का पूरा उन्मूलन नहीं करना, एक निश्चित स्तर तक, जब ज़्यादा संख्या बढ़ जाए तब आप इसको IPM का कार्यक्रम अपना सकते हैं। अब है कि इन कीटों को मारने के लिए कौन कौन से यंत्र काम में लिए जाते हैं? तो दो हैं, एक आप छिड़काव यंत्र काम में ले सकते हैं, दूसरा भुरकाव यंत्र काम में ले सकते हैं। छिड़काव यंत्र का मतलब क्या हुआ कि ऐसी दवाइयाँ जो द्रव रूप में, कौन से रूप में? द्रव रूप में, तो आप उसका क्या करोगे? छिड़काव करोगे। और यदि ऐसी दवाइयाँ जो पाउडरी फॉर्म में, डस्टर फॉर्म में, तो उसमें आप भुरकाव यंत्र का काम लोगे। यहाँ पर आपके सिलेबस में दो यंत्र हैं, एक नैपसैक स्प्रे जो द्रव लिक्विड फॉर्म की जो दवाई है उसका छिड़काव करने में काम आता है, और दूसरा है भुरकाव, जिसको कहते हैं रोटरी डस्टर, हस्तचालित रोटरी डस्टर, जो सल्फर जैसे पाउडरी फॉर्म में जो कीटनाशी या दवाइयाँ होती हैं उनके लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो छिड़काव एवं भुरकाव यंत्र में आपके सिलेबस में दो हैं, एक है नैपसैक स्प्रे जो द्रव के लिए काम में आता है, और दूसरा है हस्तचालित रोटरी डस्टर। सबसे पहले फसल की अच्छी पैदावार लेने के लिए कीटनाशियों का उचित उपयोग आवश्यक है, तो साथ ही इसका उपयोग पौधे संरक्षण के लिए वरदान के रूप में भी है। कीटनाशियों के गुण, नाशी कीट की प्रकृति तथा जिन नाशी कीटों का नियंत्रण करना एवं वह स्थान जहाँ पर नाशी कीट का प्रयोग करना के आधार पर अनुप्रयोग की विधि तय की जाती है। कीटनाशियों के अनुप्रयोग हेतु दो तरीके महत्वपूर्ण, एक भुरकाव और दूसरा छिड़काव, जिसमें आप सबसे पहले यंत्र का चयन करोगे। यंत्र का चयन कौन सा करोगे कि यदि आपके दवाई द्रव रूप में है तो आप छिड़काव यंत्र का काम में लोगे, और मेडिसिन डस्टर फॉर्म में तो आप भुरकाव यंत्र काम में लेंगे। यंत्र का चयन, यंत्र प्लास्टिक का बना हुआ हो, यंत्र की क्षमता, बनावट, कार्यविधि हमारी आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। यंत्र की सुधार, मरम्मत, रखरखाव, अतिरिक्त ऊर्जा की सुविधा आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। किसान की क्रय शक्ति के अनुरूप यंत्र कीमत में होना चाहिए। श्रम शक्ति का उपयोग कम से कम लगे और टिकाऊ हो, ऐसे यंत्र का आपको क्या करना है? चयन करना। दूसरा, यंत्रों का वर्गीकरण दो तरीके से कर सकते हैं, एक है परदूलक यंत्र, परदूलक या डस्टरी यंत्र, दूसरा है फुआर या छिड़काव यंत्र। ठीक है, पहला है भुरकाव यंत्र, दूसरा है छिड़काव यंत्र। भुरकाव यंत्र को दो भागों में विभाजित किया है, पहला है हस्तचालित रोटरी डस्ट, दूसरा है शक्ति चालित रोटरी डस्ट। एक तो हाथों के द्वारा संचालित होता है जो एक मानव, एक व्यक्ति सफलतापूर्वक चला सकता है, दूसरा शक्ति चालित बड़े स्तर पर है, बड़े स्तर पर यदि खेती का कार्य हो रहा है तो आप शक्ति चालित यानी बिजली से संचालित होने वाला यंत्र भी खरीद सकते हैं। तो परदूलक दो प्रकार है, एक हस्तचालित है, दूसरे शक्ति चालित। हस्तचालित में हस्तचालित रोटरी डस्टर है और शक्ति चालित में पावर डस्टर है और मिल्क बॉयल है। फुआर यंत्र में आपके पहला है हाइड्रोलिक द्रव चालित, इसमें पंप के द्वारा द्रव पदार्थ पर दबाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। हाइड्रोलिक पंप वाले में नैपसैक हैंड स्प्रे, बाल्टी वाले आते हैं हैंड कंप्रेशन या वायु पंप, न्यूमेटिक स्प्रे, गैसीय शक्ति चालित हैंड एटोमाइजर, कणिक। दूसरे शक्ति चालित, ये बड़े क्षेत्र के प्रसारण के लिए काम में लिया जाता है और इसकी शक्ति की इकाई है वो है पावर, शक्ति के माध्यम से चलाया जाता है। हाइड्रोपेनेमेटिक्स हो सकता है, मॉइस्ट भूमिक हो सकता है और द्रव चालित हो सकता है।
तीसरा है हवाई छिड़काव यंत्र, जिसके अंतर्गत हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है रासायनिक दवाइयों के छिड़काव के लिए। पहला यंत्र है। इसके अलावा कौन से यंत्र है? प्रकाश पास, चूहा पास, पक्षी डरावक, कोहरा उत्पादन यंत्र, धूमक यंत्र, ज्वालक यंत्र, बीजोपचार यंत्र, कणिका अनुप्रयोग चित्र जैसे यंत्र काम में लिए जाते हैं। पहला है आपका नैपसैक स्प्रे। नैपसैक स्प्रे जो दवाई के छिड़काव के लिए, द्रव फॉर्म में आने वाली दवाई के छिड़काव के लिए काम में लिया जाता है। ये द्रव चालित तथा सतत दबाव बनाए रखकर चलने वाला यंत्र है। ये मनुष्य अपनी पीठ पर रखकर चलता है। इसके 3 भाग हैं, टंकी, पंप और नोजल। इसके अलावा एक छिड़काव नली भी इसके साथ लगी रहती है। ये लोहे, जस्ता, पीतल, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। इसकी भराव क्षमता 10 से 30 लीटर तक होती है। 10 से 16 लीटर के भी आते हैं। टंकी में वायु संपीड़न विधि या पंप बैरल से एक विलोडक लगा होता है। टंकी में पंप लगा होता है जो विलयन को पंप सिलेंडर पर लगे निकास से बाहर फेंकता है। टंकी पर चढ़े प्रचालक हत्थे से एक लीवर होता है। हत्थे को हाथ से ऊपर नीचे चलाने पर पंप के पार कपाट पर लगे पिस्टन से दबाव में गोल ऊपर दाब पोस्ट में पहुंचता है और फिर निस्तारण नली से होते हुए बाहर नोजल के रूप में, फुहार के रूप में बाहर निकलता है। तो इसका उपयोग आप सीमांत एवं लघु कृषक, नर्सरी, सब्जी एवं छोटे वृक्षों और पौधों के छिड़काव के यंत्र के रूप में आदर्श माना जाता है। तो ये है इसका उपयोग अधिकांश रेगिस्तानी, दलदली और पहाड़ी इलाकों में वो ज़्यादा किया जाता है। सिंपल सा है, 10 से 12 या 30 लीटर का एक प्लास्टिक, लोहा या जस्ता, पीतल का बना यंत्र होता है जिसमें एक पंप लगा होता है। उस पंप के पास साइड में एक हैंडल लगा होता है। एक व्यक्ति है, उसकी पीठ के पीछे लगता है और जैसे ही हैंडल को घुमाता रहता है तो एक पंप में एक पिस्टल लगा रहता है। पिस्टल प्रेशर के कारण नोजल में आकर के पानी बाहर। दूसरा है हैंड रोटरी डस्टर। ये हैंड रोटरी डस्टर है, ये आपके काम करता है भुरकाव यंत्र के रूप में। और जो वस्तुएं डस्टरी फॉर्म में होती है, पाउडरी फॉर्म में होती है, उन दवाइयों के छिड़काव के लिए इस अपने हस्तचालित रोटरी डस्टर का उपयोग किया जाता है। इन्हें क्रैक डस्टर या पंखा वाला डस्टर कहते हैं। इनको कई प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है। इसके लिए कुछ तो कंधे पर लटकाते हैं या पीठ पर बांधकर या पेट पर रखकर भुरकाव का कार्य किया जाता है। परदुलक एक ढोल के समान होता है जिसकी टंकी ऊपर के अंदर 3/4 भाग की चूर्ण से भर देते हैं। ऊपर को एक सिरे पर पंखा लगा होता है जो वायु के साथ चूर्ण को बाहर फेंकता है। दूसरे सिरे पर पंखे को घुमाने के लिए एक हत्था लगा होता है जिसमें एक होता है गियर बॉक्स, दूसरा होता है हॉपर जिसमें चूर्ण भरा रहता है और तीसरा होता है ब्लोअर जिसके माध्यम से ये बाहर आता है। इसकी क्रियाविधि है कि हॉपर में 3/4 क्षमता के बराबर चूर्ण भर लिया जाना चाहिए। ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर वक्स प्लेट को सीने पर लगाकर हॉपर पर लगे दोनों फीतों द्वारा मशीन को कसकर बांध लेते हैं। ब्लोअर के अगले भाग में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 लॉन्स लगा देना चाहिए और तुंड के विक्षेपक को यदि पत्तियों की ऊपरी सतह पर भुरकाव करना है तो ऊपर से नीचे की ओर, और यदि निचली सतह पर भुरकाव करना है तो नीचे से ऊपर की ओर इसका मुंह लगा देना चाहिए। परदुलक के हत्थे को घुमाते और चलाते चाहिए। इस प्रकार कतारों में भुरकाव किया जाता है। ये कम ऊंचाई वाले पौधे, सब्जियों, छोटे पौधे, झाड़ियों, गृह वाटिका, गोदामों में इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है। इसमें 1 से 1.5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र में प्रतिदिन भुरकाव का कार्य है वो संपादित आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके
कीट नियंत्रण की कुछ विधियां थी और IPM का कार्यक्रम किस प्रकार से अपनाया जाता है और कौन कौन से यंत्र और कौन कौन सी कीटनाशी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दवाइयों को काम में ली जाती है के बारे में आपको मैंने बताया। ये चैप्टर इसी के साथ पूरा हो जाता है। अगले लेक्चर वीडियो में अपन केचुए के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूँगा। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।